Hello and welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Bogo. So dear students, in our previous videos we have talked about the replication, the transcription in prokaryotes and in eukaryotes. And so in today's video we will try to understand what is genetic code, what are the features of genetic code and the process of translation, how it is being functioned. Okay. So देखिए genetic code. During replication and transcription of a nucleic during replication and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. सही है ना? Replication का genetic information, I mean DNA replicate होता है, and then from transcription में क्या होता है? Genetic replication जो है DNA to RNA जाता है, ठीक है? And the change in nucleic acid were responsible for the change in amino acids and protein. सिंपल सा बात है, जैसे आपका न्यूक्लिक एसिड्स में चेंजेस आएगा आपका एमिनो एसिड में भी चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जैसे आपका एमिनो एसिड चेंज होगा आपका प्रोटीन्स भी चेंज होगा, बिकॉज दिस यही जो प्रोटीन्स है दे आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना? दिस लेड टू द proposition of genetic code. It was George Gamow, a physicist, who argued that since there are only 4 bases, याद है? Recall that 4 bases क्या था? A, T, G, C, adenine, thymine, guanine and cytosine, ठीक है? And if they have to code for 20 amino acids, 20 amino acids जो हम लोगों के बदन में, जो हम लोगों के बॉडी के अंदर में रहता है, याद है? Essential amino acids and non-essential amino acids. तो जो 20 amino acids है, the code should constitute a combination of bases. 20 amino acids को कोड करने के लिए आपका जो 4 बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजनियस बेसेस होते हैं, उन लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस बनाना पड़ेगा in order to code for the proteins, ठीक है? He suggested that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. उन्होंने सजेस्ट किया था, किसने? जॉर्ज गैमो ने, कि 20 अमीनो एसिड्स, आपका 20 अमीनो एसिड्स जो बॉडी के अंदर में है, उन सबों को कोडिंग करने के लिए your these 4 bases, they should combine, they should form a combination of bases and they should be made up of 3 nucleotides, जैसे कि AUG, GCC, ठीक है? तो ऐसा करके, तो ये एक वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन था, क्योंकि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था ना, जैसे कि 43, 4 into 4 into 4, they would generate 64 codons, generating many more codons than required, providing proof that a codon was a triplet. codon का कैरेक्टर एक यहाँ से ट्रिपलेट कैरेक्टर बन के निकल गया, क्योंकि जो उन्होंने रूल जो बताया था कि codon को है ट्रिपलेट होना पड़ेगा, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स में होना पड़ेगा, ठीक है? फाइनली तो तब जाके आपका चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड. तो चेकर बोर्ड कैसा है वो अभी आपको हम अगला स्लाइड्स में दिखाते हैं. So you see, these are the like the features of genetic code. तो ये है आपका चेकर बोर्ड, दिस इज योर चेकर बोर्ड फॉर एमिनो एसिड्स. और जब आपको एग्जाम में पूछ देगा राइट डाउन द सेलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, तो आपको क्या है, ये सभी को लिख देना है. पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपका कॉडन बताता है कि इट इज ट्रिपलेट इन कैरेक्टर. देखिए यहाँ पे GUU जो कि वैलिन अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, एंड देन GCU ट्रिपलेट फॉर्म में है ना, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, एलेनिन अमीनो एसिड को कोड कर. एंड देन तो यहाँ पे देखा किया जाता है कि 61 कोडन्स जो है दे आर कोडिंग फॉर द अमीनो एसिड्स, लेकिन बाकी जो 3 कोडन्स है दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, इसीलिए उसको स्टॉप कोडन्स भी बोला जाता है. तो आपको एमसीक्यू में पूछ देगा हाउ मेनी स्टॉप कोडन्स आर देयर, योर आंसर इज 3, ठीक है? And some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate. दूसरा कैरेक्टर, दूसरा फीचर्स, आपका जो एमिनो एसिड्स है, ठीक है, वो एक एमिनो एसिड्स को मोर देन वन कोडन कोड करते हैं. जैसे कि देखिए वैलिन को कितना कोडन्स कोड कर रहे हैं, GUU, GUC, GUA, GUG, ये सब अलग अलग कोडन है ना, लेकिन एक ही एमिनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं. तो इसीलिए द जेनेटिक कोड्स आर डिजेनरेट. इसको यही फीचर की वजह से the codes are termed as degenerate. Then आपको एग्जाम में पूछ देगा the genetic is termed as degenerate. Why? तो आपको ये याद रखना है, because the amino acids, one single amino acids, some of the single amino acids, I mean, ठीक है, कुछ ऐसे amino acids होते हैं which are coded by more than one codons, इसीलिए
कोडन्स जो है डिजेनरेट होते हैं। एंड देन क्या होता है, द थर्ड फीचर इज द कोडन इज रिड इन mRNA इन ए कॉन्टिन्यूस फैशन, कॉन्टिजियस फैशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, नॉट कॉन्टिजियस, ठीक है, ये कोरोना वायरस जैसा कॉन्टिजियस ऐसा तो नहीं है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फैशन में, यानी उसमें पंक्चुएशन ये सब आपको दिखेगा नहीं, कोमा, फुल स्टॉप, हाइपेन कभी दिखा है क्या? नो, कंटिन्यूस फैशन में चल रहा है, ठीक है, इसीलिए जो कोडन्स होते हैं उन लोग में पंक्चुएशन नहीं होते, दे डू नॉट हैव पंक्चुएशन, ठीक है। एंड देन जो कोड्स, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल होते हैं कोड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, आपका जो यू दे विल कोड फॉर फिनाइलएडेनिन, ठीक है, यू ये चाहे आपका बैक्टीरिया बोलो चाहे ह्यूमन बोलो, कहीं भी मतलब ऑन अर्थ, दिस कोड विल कोड फॉर द अमीनो एसिड फिनाइलएडेनिन, मतलब यूनिवर्सल हो गया ना। एंड देन दूसरा फीचर क्या है, AUG एक कोडन होता है विच हैज डुअल फंक्शन। डुअल फंक्शन क्या है, फर्स्ट इट विल कोड फॉर द मेथियोनिन अमीनो एसिड, एंड दूसरा क्या है, दे विल एक्ट एज एन इनिशिएटर कोडन, जब बाद में आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रहा होगा, इनिशिएशन कोडन का काम करता है आपका AUG, ठीक है। तो आपको पूछ देगा व्हाट आर द डुअल फंक्शंस ऑफ AUG, ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम है मेथियोनिन, एंड देन दूसरा दे एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडन, डन। एंड देन तीसरा, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर 3 स्टॉप कोडन्स हमने बताया था शुरुआत में, दे आर AUA, AAA, UAG एंड UGA, वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ फॉर्म में पूछ देगा which of the following are the terminating codons या फिर which of the following are the stop codons, तो आपको ये तीनों याद रखना है, UAA, UAG, UGA, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर RNA, जिसको हम एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एडेप्टर मॉलिक्यूल का दूसरा नाम है ट्रांसफर RNA। तो ट्रांसफर RNA के स्ट्रक्चर्स जब हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है, एन एडेप्टर मॉलिक्यूल यानी ट्रांसफर RNA that would on one hand read the code and on other hand binds to the specific amino acids। तो ट्रांसफर RNA क्या करता है, उसका दो एंड होता है, एक एंड में वो कोड्स को रीड करते हैं, कोडन्स को रीड करते हैं, जेनेटिक कोड को रीड करते हैं, उसके बाद दूसरा एंड में क्या होता है, दे विल बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, हर एमिनो एसिड्स के लिए दे हैव स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA, ठीक है, ये ध्यान में रखना। द ट्रांसफर RNA हैज एन एंटीकोडन लूप, दिस इज योर एंटीकोडन लूप, क्योंकि जो कोडन होता है वो आपका mRNA में होता है ना, ठीक है, तो उसी का अगेंस्ट में जो उसके साथ कोडन के साथ में जो पेयर अप होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बेस पेयर करके, है ना, तो A के साथ कौन जुड़ेगा, ट्रांसफर RNA में U जुड़ेगा, क्योंकि सिंस इट इज एन RNA थायमिन नहीं होगा, इट विल बी द U व्हिच विल बी एसोसिएटिंग पेयरिंग विद द एडेनिन, ठीक। तो ट्रांसफर RNA में एक एंटीकोडन लूप होता है जिसमें बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द कोड व्हिच इज प्रेजेंट इन द mRNA, डन। एंड इट आल्सो हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड to which it binds to amino acid acceptor end, ये हो गया, and this is your anticodon। transfer RNAs are specific for each amino acids, शुरू में बताया था, ठीक, तो ये कोडन है। सपोज mRNA में UAC हो गया, कोड क्या है UAC, तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसफर RNA है इसके साथ में UAC के साथ में जो यू नो कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, इसके ऑपोजिट में जो पेयर कर सकता है, that transfer RNA will bind with this mRNA, जैसे कि U के साथ A आ जाएगा, एंड देन A के साथ U, एंड देन C के साथ G, ठीक है, कुछ इस तरह, एंड देन दूसरा साइड में होता है आपका एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। इनिशिएशन के लिए, you see for initiation there is another specific transfer RNA that is referred to as initiator transfer RNA, initiator tRNA, important। There are no transfer RNA for stop codons, यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही पॉइंट में। सबसे पहले तो देयर इज एन स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA फॉर द इनिशिएशन, यानी ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में स्पेसिफिक tRNA होता है फॉर द इनिशिएशन प्रोसेस व्हिच इज टर्म्ड एज इनिशिएटर ट्रांसफर RNA। और वहीं पे जब हम लोग स्टॉप कोडन्स की बात करते हैं तो वो स्टॉप कोडन्स के लिए देयर इज नो एनी ट्रांसफर RNA, ठीक है।
तो जब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए का, क्लोवर लीफ जैसा दिखने को मिलते बोलते। क्लोवर लीफ याद है, मतलब लकी लीफ जिसको बोलते हैं, 4 पत्ता होता है ना, ठीक है, तो क्लोवर लीफ जैसा होता है इन एक्चुअल स्ट्रक्चर, लेकिन दिखने में वो कैसा है, वो एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल जैसा दिखता है, जो कि थोड़ा इन्वर्टेड एल शेप जैसा दिखता है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसका कैसा दिखता है, क्लोवर शेप दिखता है, क्लोवर शेप, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कुछ, ठीक है, क्लोवर शेप दिखता है। एंड इन्वर्टेड एल शेप भी तो दिख सकता है ना, ये देखो, दिस वन इन्वर्टेड एल शेप दिख रहा है, दिस वन, या फिर ऐसे भी दिख सकता है, ठीक है, इन्वर्टेड एल शेप भी दिखता है, ठीक है। नाउ दिस इज योर ट्रांसलेशन टॉपिक। तो ट्रांसलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन में क्या होगा, आपका एमिनो एसिड्स को पॉलीमराइज करेगा, एमिनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा, और वही पॉलीपेप्टाइड आपका बाद में क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एमिनो एसिड्स होता है, दे आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। पूछ देगा आपको एमिनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, 2 एमिनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, देन यू हैव टू रिमेंबर इट इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, उसको एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होता है, और ये एनर्जी कहाँ से आएगा, एटीपी से आएगा, ठीक है। Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called a charging of tRNA or amino acylation of tRNA to be more specific. If two such charge transfer RNAs are brought close enough, the formation of peptide bond between them occurs. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं। जब आपका एमिनो एसिड्स यानी एक्टिवेट कर जाएगा, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, जब आपका एमिनो एसिड्स एक्टिवेट कर जाएगा, उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद वो ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ जाएगा जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो उसी को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं, या फिर एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोलते हैं, ठीक है। यू सी, अभी स्टेप्स देखिएगा, मतलब धीरे धीरे अभी यहाँ पे ना, तो जब भी हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के बात करता है, वी हैव टू रिमेंबर द ऑर्गेनेली राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम में ही आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो जब राइबोसोम इनएक्टिव स्टेट में होता है, इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट्स, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक दूसरा होता है स्मॉल सब यूनिट। और यही जो स्मॉल सब यूनिट जब एमआरएनए के साथ एनकाउंटर हो जाएगा ना, एसोसिएट हो जाएगा, तब आपका जो एक्चुअल ट्रांसलेशन होता है एमआरएनए का, वो स्टार्ट हो जाता है। You see, suppose this is your larger subunit and this is your smaller subunit. तो mRNA अभी यहाँ से आएगा, mRNA ऐसे आएगा। तो जैसे mRNA आपका स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से एसोसिएट हो जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा, तब आपका एक्चुअल में ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, एक स्टार्ट कोडन चाहिए, जो कि हमने बताया था सेलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड में कि स्टार्ट कोडन कौन है, AUG ना, मेथियोनिन। एंड देन स्टॉप कोडन का भी जरूरत होगा। एंड देन फॉर इनिशिएशन क्या होता है, जो आपका राइबोसोम है, दे विल बाइंड टू द mRNA एट अ स्टार्ट कोडन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटेड ट्रांसफर RNA, ठीक है। तो ये एक राइबोसोम है। राइबोसोम में मान लो सपोज यहाँ पे आपका AUG यानी इनिशिएटिंग कोडन है, AUG, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसी का कंप्लीमेंट वाला एक ट्रांसफर आरएनए आ गया, ठीक है, तो आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, और ये जो है आपका राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनिशिएशन हो गया, अब इलोंगेशन होते जाएगा, एंड ड्यूरिंग दिस इलोंगेशन प्रोसेस आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस composed of amino acids linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon। वही है, बनते जाएगा है ना।
एमिनो एसिड्स आते जाएगा। उसके बाद mRNA के साथ बनते जाएगा, फिर लंबा साइड चेन बनते जाएगा एमिनो एसिड्स का राइबोसोम में। एंड देन राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडन टू कोडन अलोंग द mRNA। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स है वो एक कोडन से दूसरा कोडन जाएगा, ऐसे ऐसे, उसके बाद यहाँ से एमिनो एसिड बनते निकालते जाएगा। एट दी एंड एक रिलीज फैक्टर होगा जो कि स्टॉप कोडन के साथ बाइंड कर जाएगा, thus terminating the translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome. And mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated regions. mRNA में कुछ ऐसे रीजन्स भी पाए जाते हैं जो कि मतलब ट्रांसलेट नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए उन लोगों को UTR बोला जाता है, यानी those are the sequence which are untranslated regions। ठीक है, और ये जो untranslated regions दोनों बिफोर स्टार्ट कोडन एंड आफ्टर स्टार्ट कोडन पाया जाता है। बिफोर स्टार्ट कोडन दैट इज 5 प्राइम एंड में भी पाया जाता है, एंड देन 3 प्राइम एंड में भी पाया जाता है, लेकिन आफ्टर स्टॉप कोडन ध्यान में रखना है। तो दिस इज द फिगर which is provided in your NCERT book। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा तो नहीं होना चाहिए, but I'll try to make you explain in a very simple way। ठीक है, बेसिक लेवल में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज इपा। इपा ये जो ना आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन करने रखे है, बट स्टिल आपको समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये देखो आरएनए का राइबोसोम का ना 3 साइट्स होते हैं। राइबोसोम दे हैव गॉट 3 साइट्स, ई पी ए, इपा। ठीक है, और ये जो ए साइट है यही से आपका न्यू एंट्री ऑफ टीआरएनए का होना होगा। ठीक है, ए साइट से आपका न्यू टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए एंट्री कर जाता है, और पी साइट में क्या होगा, आपका जो टीआरएनए, ठीक है, कंटेनिंग ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो सब आपका यहाँ पे पी साइट में होगा। ठीक है, यानी बीच में मिडिल में ना, मतलब this P site has transfer RNA containing growing of polypeptide chains। this one ये देखो growing of polypeptide chains, ये है ना, ये आपका P sites में हो रहा होता है। फिर जब हम लोग लेकिन E साइट का बात करते हैं, मतलब समझ लो एग्जिट ना, एग्जिट साइट, तो यहाँ से आपका ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल आफ्टर डिलीवरी ऑफ एमिनो एसिड एग्जिट द राइबोसोम। ठीक है, एमिनो एसिड को यहाँ से, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ था, mRNA बना था न्यूक्लियस के अंदर। अभी ये mRNA न्यूक्लियस के बाहर निकल रहा है साइटोप्लाज्म में, और यही साइटोप्लाज्म में आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। और यही राइबोसोम्स में अगर आपका न्यूक्लियस से निकला mRNA कहीं भी स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ एसोसिएट कर गया, एनकाउंटर कर गया, तो आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। सो यही है, तो जो एमिनो एसिड होता है इन साइटोप्लाज्म, दे अटैच विद एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। उसके बाद आपका ट्रांसफर आरएनए एक्टिवेट होता है, यानी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद एमिनो एसिड मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, which now attach with one of the tRNA and now the complex leaves, thus leaving only tRNA and amino acids। ठीक है, तो वही है आपका लाइक एक एंजाइम था जो कि एमिनो एसिड्स को ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ता है ना। ये एक एमिनो एसिड है, दिस इज योर एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ कौन सा एंजाइम जोड़ता है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस। तो जैसे ये एक दूसरे को जोड़ गया, अभी एंजाइम इसको छोड़ देगा, है ना। एंजाइम यहाँ से दोनों को बाहर निकाल आई मीन एंजाइम का काम था कि एमिनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए को जोड़ना, अभी उसका काम हो गया तो एंजाइम निकल जाएगा। उसके बाद यही जो एमिनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए है दोनों अभी राइबोसोम के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट कर जाएगा, सिंपल है। और जिससे स्टार्ट करेगा ऐसे एमिनो एसिड बाहर से आते रहेगा, है ना, एंड देन यहाँ पे एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। तो
लॉन्ग चेन, जितना लॉन्ग चेन होगा, जितना पुराना होगा, तो बुढ़ापा भी हो जाएगा, तो उधर से धीरे धीरे प्रोटीन बनते जाएगा ना। तो प्रोटीन बनते जाएगा, फिर एक ऐसा समय आएगा कि मतलब अरे बहुत ज्यादा हो गया प्रोटीन बनना, हम तो, मेरा तो बहुत उम्र हो गया, आई एम एग्जिटिंग, हम निकल रहे हैं यहाँ से प्रोटीन बन के, आप लोग वहां से नया एमिनो एसिड्स को एक्सेप्ट करते रहो, आप लोग आते रहो, आई एम मूविंग आउट ऐसे प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रोटीन बनने वाला यहाँ से आपका निकल जाता है, डन, यानी ई साइड से आपका निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, बट स्टिल थोड़ा आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, और ऐसे करते करते आपका जो राइबोसोम है वो यहाँ, ये अभी ये पोजीशन में है, तो नाउ दिस विल मूव टू हियर हियर, मतलब ऐसे कोडन रीड करते जाते रहेगा। ठीक है, एमआरएनए, तो इस तरह आपका प्रोटीन्स बनते आएगा। So this is your process of translation. So thank you for watching this video, and please do not forget to like, subscribe and share. And ये जो वीडियो है, दिस वाज आई थिंक आवर सेकंड लास्ट वीडियो टू दिस चैप्टर। एंड ये जो आने वाला जो अगला जो वीडियो होंगे हमारे, तो दैट वुड बी द लास्ट वीडियो, okay, concluding video of this chapter, that is the molecular basis of inheritance. And after this we'll start with a new chapter. So keep watching, keep learning, keep studying. Thank you, and see you in a next video with a new chapter and new topic.